दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हमें बिगिनर्स के जो शुरुआत कर रहे हैं अभी यूपीएससी की जर्नी की 27 में 28 में 29 में जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए बातचीत करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर निपटा डालेंगे सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कितनी स्टेज होती है उसमें। ठीक है, तो हम उससे स्टेज से गुजरे हैं, तो हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो समझ पाते हैं ना कि कैंडिडेट किस चीज में फंसता है, किस चीज में निकल सकता है वो अच्छे से। तो 3 स्टेजेस होती हैं वो। सबसे पहले हमारी प्री की स्टेज होती है, प्रीलिम्स की। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, अपने यहाँ पे गोला भरना है, 4 ऑप्शंस आते हैं आपके पास। ठीक है, एंड इसको पूरा सर्कल को फिल करके आना है वहाँ पे। सेकंड स्टेज होती है हमारी मेंस की, जिसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, खुद के वैसे पेन है। ठीक है, अपने खुद आंसर राइटिंग करनी है वहाँ पे, कोई टिक मार्किंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेरिट में जुड़ते हैं मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, दोनों की मेरिट बनती है। और लास्ट स्टेज हमारी इंटरव्यू, जहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स पहुंच पाते हैं। विजन होता है हर किसी का यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो इंटरव्यू फाइनल स्टेज होती है हमारी। इसके बाद फिर आपका नाम में लिस्ट में नाम आता है, तो आप बन जाते हो IAS, IPS, IFS, जो भी आपको IRS में जो भी आपको पोस्ट मिलती है। तो ये हमारी 3 स्टेज होगी। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे अब एग्जाम को। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो देखिए, मेन सब्जेक्ट हम समझते हैं यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने सबसे पहले देखो NCERT शुरू करनी है पढ़नी। ठीक है, लाइक आप हिस्ट्री की पढ़ सकते हो, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है। आप इस बार 26 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हिस्ट्री से। फिर आपने पॉलिटिकल साइंस करनी है अच्छे से, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटी बहुत अच्छे से करनी है, 15-16 सवाल आते हैं यहाँ से। फिर इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमी अच्छे से करके आनी है। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ से कर सकते हो आप। फिर हमारी आ जाती है जियोग्राफी। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा आजकल इन्वायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम है वो इसके साथ ही होता है, तो इन्वायरमेंट के काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं। और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ हमारे करंट अफेयर से बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट हमारे ये वाले हैं, सबसे मेन सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री के आप NCERT पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर पॉलिटिकल साइंस आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, कोई और अच्छी बुक्स NCERT वगैरह से शुरुआत कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो। इकोनॉमी आप करंट अफेयर से, ठीक है, करंट अफेयर देखते रहो आप। इकोनॉमी काफी सारे सवाल वहीं से बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसका बेस जरूर क्लियर करना है। GDP क्या है, GNP क्या होती है। ठीक है, सारी चीजें आपने क्लियर करनी है कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, तब जाके आप एक अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। फिर हमारी जियोग्राफी आ गई। ठीक है, जियोग्राफी में आप GC लियोंग कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंट है हमारा, ये करंट अफेयर से आ जाता है मोस्ट ऑफ इसका पोर्शन। फिर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर से आ जाती है मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो आपने ये सारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, एंड इसको अच्छे से ध्यान से करना है। एंड मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, अगर बुक्स कोई करना चाहते हैं कि भैया बुक्स बता दो कोई, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कर सकते हो, लक्ष्मीकांत। अब इसको पढ़ के आप बोर भी हो सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन बोर नहीं होना आपका। ये एक प्रोसेस होता है, अच्छे से करना है आपने, धीरे धीरे करके उसको पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हर कोई बोर हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम कोई काम करते हैं तो हो जाता है बोर कोई। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा बुक्स वगैरह में कुछ ऐसे फोटोज वगैरह छपी होती हैं यार, कि प्री स्कूल की तरह लाइक। तो आपने अच्छे से वहाँ पे लगातार अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि आप बिगिनर्स हो तो NCERT से शुरुआत करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको पूछ रहे थे यार बुक्स बता दो, फिर भी कोई तो बुक्स रेकमेंड मैंने यहाँ पे कर दिए यहाँ पे। और NCERT हिस्ट्री के लिए RS शर्मा हो सकती है। ठीक है, RS शर्मा। बाकी आजकल तो यार यूट्यूब के ऊपर काफी अच्छी अच्छी क्लासेस आती हैं। ठीक है, आप अगर जाननी है तो आपने कमेंट कर देना, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा वो भी। एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्र कर सकते हो, सतीश चंद्र। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र है। ठीक है, चंद्र। उसके बाद आप जियोग्राफी के लिए GC लियोंग हमने देखा नहीं अभी। हाँ, तो GC लियोंग कर सकते हो जियोग्राफी के लिए, GC लियोंग, LEONG। ठीक है जी, बुक्स का नाम सर्च कर सकते हो आप। और इकोनॉमी के लिए आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे ऑनलाइन नोट्स वगैरह आते हैं हमारे अलग अलग चैनल्स पे, बड़े बड़े साइट्स जो हैं वहाँ पे काफी अच्छे नोट्स आते हैं उनके। ठीक है, एंड करंट अफेयर से भी आप कर सकते हो। काफी सारे मल्की बुरनाल सर की रेकमेंड करते हैं कि उनकी वो इकोनॉमी करनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, आज तक मैंने उनकी की नहीं थी। लेकिन इकोनॉमी के और काफी सारे साइट्स वगैरह आती हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो बता दूंगा। अदरवाइज इसको ना आप मेनली NCERT से शुरू करो। तो इकोनॉमी के लिए तो मैं मेनली आपको NCERT ही कहूंगा बिगिनर्स के लिए। अगर आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हो वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बेस तो बनाओ पहले, तो NCERT करो यार इकोनॉमी के लिए।
ठीक है जी। और हमारी इन्वायरमेंट तो सारी करंट बेस्ड ही होती है मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आप करंट अफेयर्स ही करके जाओ अच्छे से, रोज खबरों को देखो क्या कुछ आ रहा है खबरों में, ठीक है। एंड ये भी सेम है, इसको भी आप करंट अफेयर्स से कंप्लीट कर सकते हो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। एक बार जब लाइक आपने बेस बना लिया ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिसाइल्स वगैरह पढ़ ली, रॉकेट्स वगैरह, ठीक है, जो भी हमारे मिशन चलते हैं, बायोलॉजी थोड़ी बहुत देख ली, ठीक है, बाकी आप मेन करंट अफेयर्स से सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी सब्जेक्ट होता है हमारा इसमें, उसके लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। नितिन सिंघानिया जी की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है जी। बाकी और हम एथिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है इसमें, ठीक है। प्री के बाद का सब्जेक्ट है मेंस के लिए, प्री में नहीं होता है एथिक्स, ठीक है। वैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था 2026 में, लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है अभी इतना। तो एथिक्स मेंस का सब्जेक्ट है, तो वो आपने मेंस में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एथिक्स के बाद आपने एक ऑप्शनल भी चुन के रखना है साथ में कि ऑप्शनल कौन सा लिया जाए, ठीक है। ऑप्शनल सही होगा तो आपको नंबर दिला देगा, अगर गलत ऑप्शन चूज कर लिया आपने तो नंबर आपके कट भी सकते हैं। जैसे PSIR ऑप्शनल होता है, जियोग्राफी ऑप्शन है, किसी का हिस्ट्री है, ठीक है, कोई तो मैथ भी रख लेता है। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जियोग्राफी करने में तो वो रख लो, PSIR करने में मजा आता है, ठीक है, अंदर से कंटेंट निकलता है सच में, तो आप उसको देख के अपना ऑप्शनल रख सकते हो। तो ऑप्शनल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से चूज करना है उसको, ठीक है जी। बाकी लैंग्वेज पेपर होता है हमारा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर जैसे आप कहीं और से हो, कहीं से भी, जो हमारे 8 शेड्यूल में लैंग्वेज हैं तो उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि भैया करंट के लिए क्या करें ना, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो करंट अफेयर्स की आप यार यूट्यूब के ऊपर काफी अच्छे सेशन आते हैं, ठीक है। लाइक अभी PW वालों के वाले जो आई थिंक स्टडी IQ पे ऊपर पढ़ाया करते थे वो सर, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उनके करंट अफेयर लेके आते हैं वो, तो आप उनकी कर सकते हो क्लास, ठीक है, PW के ऊपर। एंड PIB को आप उनकी साइट पे जाके, बल्कि PIB की खुद की साइट के ऊपर जाके आपने रिसर्च कर लेनी है कि भाई क्या चीज़ छप रही है, ठीक है। द हिंदू अगर आपके घर पे आता है, या फिर आपने ऑनलाइन ले रखा है, परचेज कर रखा है, या परचेज करोगे तो इसको अच्छे से देखो कि द हिंदू में कौन से आर्टिकल। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पढ़ना अगर नहीं आएगा तो आप, मैं यही कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की आप क्लासेस ज्वाइन कर लो यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहती है, ठीक है। मैं अपनी नहीं कह रहा, ठीक है, दूसरे चैनल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहती है, वहाँ पे देखो, उनको पढ़ना सीखो कि कैसे करंट अफेयर करवा रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल के लेके आ रहे हैं करंट अफेयर से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, फिर जाके आप अपनी ये चीज शुरू कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप मंथली मैगजीन्स भी ले सकते हो, जैसे विजन IAS की ले सकते हो मंथली मैगजीन, अगर आप सारा कंबाइन करके पढ़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा पढ़ोगे आप तो ज्यादा बेहतर होगा। मंथली मैगजीन का तब ज्यादा फायदा है अगर आप थोड़ा मीडियम लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है जी। बाकी आपने गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी है, जैसे इकोनॉमी सर्वे आया है, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे आ गया हमारा, जो बजट से 1-2 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। बजट में इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, सारा कुछ यूट्यूब पे लेके आते हैं आजकल, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, एनालिस कर लेना उसको अच्छे से। सो दोस्तों, उसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सी सेट। यहाँ पे मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे इंग्लिश से कॉम्प्रहेंसिव आते हैं 27-28 के करीब, लेकिन इस बार 2026 में काफी कम थे, मुझे लगता है 16-17 ही थे इस बार, तो 20 भी नहीं होंगे, तो काफी कम थे कॉम्प्रहेंसिव। लेकिन हर साल इसमें 27-28 के करीब आते थे, ठीक है। एंड 27 वाले ही अगर 28 क्वेश्चन आप सही कर लो वही सी सेट में पास हो जाता है, ऑलमोस्ट 66.5 ऐसा कुछ करके, है ना, 67 नंबर मान लो आप, 67 नंबर लाने वाला पास हो जाता है सी सेट में। एंड 2.5 नंबर का एक वहाँ पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव करोगे तो 0.83 के आसपास वहाँ पे नंबर आपके कट जाते हैं नेगेटिव में। एंड जो हमारा GS 1 था, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पेपर था हमारा, उसमें 2 नंबर मिलते हैं, नेगेटिव करने पे वहाँ पे 0.66 के आसपास कट जाते हैं। लेकिन इसमें इंग्लिश हो गया, एंड उसके बाद मैथ्स होगी हमारी, मैथ्स का काफी बड़ा पोर्शन आता है, अगर किसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो इजी से सीएट को निकाल लेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमारी रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग। तो 3 सब्जेक्ट हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है तीनों को। एंड मेन, अब या तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है, या फिर इन दोनों को अच्छे से कर लो, लेकिन कुछ आपको मैथ भी आनी चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम आ गया इनका, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आप कर सकते हो अगर अच्छे से, तो आप रिस्क लो कि भाई मैं ये कर लूंगा और साथ में मैथ तो सारी आती नहीं मुझे, तो नंबर सिस्टम करके चला जाऊंगा।
ठीक है। तो ऐसे करके आप इसकी स्ट्रेटजी बना के चलना है, क्योंकि सी सेट के बिना पेपर आपका निकलेगा ही नहीं इस बार। बल्कि जिनके 90 तक मार्क्स आ रहे हैं ना, लेकिन वो सी सेट में रह गए, सी सेट में उनके 50-55 मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो सी सेट काफी इंपॉर्टेंट है। 67 मार्क्स अगर आपके नहीं आ रहे सी सेट में तो काफी मुश्किल हो सकता है। तो सी सेट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी आपके पास टाइम है तो सी सेट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करो यार। डेली एक क्लास तो लगाओ, खुद हाथ से सोल्व करके देखो। स्टार्टिंग में यही गलती होती है कि हम सोल्व करके नहीं देखते। अगर जिसको मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, सोल्व करके नहीं देखता वो बंदा। सोल्व करके देखो, मेन मुद्दे की बात तो यही है। तो अगर आप अभी इस बातों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके फिर याद करोगे यार कि सी सेट शायद कर लेते यार, अच्छे से अटेम्प्ट बच जाता है ना। तो सी सेट करो, हाथों से निकाल के देखो सवालों को, पैराग्राफ से निकालो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव को, फिर आगे बात बनेगी। ठीक है, सारी स्टेज उसके पार करने के बाद ठीक है आपका दिल हल्का हो पड़ेगा यार कि मैं क्या करूं। पेपर के एक दिन पहले यार काफी घबराहट सी हो जाती है कईयों को, तो यार नींद भी नहीं आती है ना कि भाई क्या करें यार, मजा नहीं आ रहा यार, है ना, कल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो आप छोड़ दो, जो आप पूरे साल तैयारी कर चुके हो वो ठीक है, एक साइड पे रख दो उसको। ठीक है, कल होगा वो देखा जाएगा, सब कुछ आता है आपको। तो उसके बाद फिर प्री को पार करके आप पहुंचते हो मेंस में, जो हमने फर्स्ट स्टेज देखी थी। ठीक है, मेंस। तो मेंस की स्टेज में हमारी बेसिकली GS 1, 2, 3 एंड 4 तो ये आते हैं हमारे। GS 1, GS 2 एंड GS 3। एक मिनट, GS 3 चल क्यों नहीं रहा है, गर्मी की वजह से नहीं चल रहा आई थिंक। एंड GS 4। तो 4 तो आपके ये हो गए। अब इसमें भी सब्जेक्ट बांटे होते हैं बेसिकली। जैसे GS 1 में आर्ट एंड कल्चर आ गया आपका। ठीक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर आ गया आपका, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आप मेरे ऑडियो से समझ लो अगर यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा। मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। ठीक है, इंडियन लिख देता हूँ, चलो हिस्ट्री आ गई हमारी। ठीक है, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये हो गया। फिर यहाँ पे आपकी जियोग्राफी भी इसी में आती है। ठीक है जी, जियोग्राफी के साथ आपकी यहाँ पे इंडियन सोसाइटी। तो आपके मेनली 4 सब्जेक्ट हो गए। इंडियन सोसाइटी लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर GS 2 में हमारी कौन सी चीजें आती हैं, उसमें मेनली हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस होती है। GS 2 में पॉलिटी गवर्नेंस। ठीक है, ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है, अगर आप अच्छे से कर सकते हो। एंड इसमें और हमारी होती है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एक GS सब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस तो आप पॉलिटी के साथ करोगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस आ गई हमारी, बल्कि IR कह देते हैं इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर हमारा आता है GS 3, इसमें होते हैं हमारी इकोनॉमी। ठीक है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी आती है GS 3 में। ठीक है जी, और हमारा एग्रीकल्चर एंड फूड थोड़ा आ जाता है, एग्रीकल्चर फूड कर सकते हो। इन्वायरमेंट भी इसी में आता है आपका, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें वेटेज हो सकती है आपकी काफी इन्वायरमेंट की, बायोडाइवर्सिटी वगैरह। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहीं पे आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है। उसके बाद डिजास्टर एंड मैनेजमेंट आता है, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मेरी ऑडियो से समझ सकते हो, मार्केट चल नहीं रहा अच्छे से। फिर हमारा GS 4 आता है लास्ट में, यहाँ पे आती है एथिक्स। ठीक है, एथिक्स आता है यहाँ पे आपका। उसके बाद आपकी इंटीग्रिटी वगैरह, इंटीग्रिटी बल्कि वही सवाल से आ जाता है, एथिक्स में आ जाता है ये चीज, एप्टीट्यूड आ जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस देखी जाती है आपकी, केस स्टडी सोल्व करवाई जाती है आपसे। ठीक है, मोरल थिंकर्स आ गए, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, तो ऐसी चीजें आपकी GS 4 में आ जाती हैं। तो ये हमारा इसका हो गया सारा। अब जो बंदा इसमें अच्छे से मार्क्स ले आएगा, ठीक है, आपकी मेरिट में मार्क्स आ गए, जैसे टॉपर कई बार हजार के आसपास मार्क्स लेके आते हैं इस चीज में, 900 वाला, 800 वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, 700 वाला भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से करके आना है, क्योंकि इससे मेरिट बनेगी। फिर लास्ट आप पहुंचोगे इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है, आई थिंक 275 मार्क्स का होता है, तो उसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके मेंस वाले मार्क्स में, फिर कंबाइन होके आपकी एक वो आ जाएगी रैंक। ठीक है, तो इंटरव्यू प्लस अपनी मेंस, उनको जोड़ के फिर आपकी रैंक बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। एंड जो मैंने 1000 वो बताए थे ना, 900 वो इसमें डाल के आते हैं। ठीक है, उसमें अकेले में तो कम आएंगे, 700 800 ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, मेल फिर भी आप लेके आ सकते हो यार, दुनिया में क्या नहीं हो सकता। तो ये था हमारा टोटल हमारा सिलेबस वगैरह। ठीक है, जो भी UPSC में आपके डाउट्स वगैरह थे कि कैसे स्टेजेस होते हैं, कितने आते हैं, मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, किससे मेरिट बनते हैं, किससे मेरिट नहीं बनती, तो सारी चीजें होगी उसकी हमारी। अब आपने प्री के बाद क्या करना है, प्री के बाद आपने रिवाइज करना है चीजों को बार बार। ठीक है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीजों को, वो बात नहीं बनेगी। रिवाइज करना है, जैसे आज मैंने कुछ करंट अफेयर्स किए, अब उसको मैं कल एक बार सोने से पहले या फिर दिन में एक बार फिर से देख लूंगा। ठीक है, जो फिर मैंने परसों देखे तो उसको उसके अगले दिन जाके एक बार फिर से देख लूंगा। तो रिवाइज करना है चीजों को, हफ्ते में डेली एक सेशन रख लो, आपके जो हफ्ते मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट की इन UPSC, इवन एवरी एग्जाम। हर किसी एग्जाम में जो रिवीजन है वो भूमिका अच्छी निभाती है। आपके रिश्तेदारों के नाम क्यों याद है, क्योंकि आप उसको बार बार नाम लिया है आपने उनका बचपन में, आज तक याद है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस।
उसके बाद आप जीएस में जो आंसर राइटिंग लिखना कब शुरू कर सकते हो, तो बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि अभी पहले प्री में ध्यान दीजिए 2-3 महीने, उसके बाद आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप अक जाओगे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे यार कि नहीं हो रहा आंसर राइटिंग कैसे लिखें, क्योंकि स्कूल कॉलेज वाली आंसर राइटिंग तो ये है नहीं कि आप कुछ भी वहां पे लिख के आ जाओगे। इसमें तो अपने फैक्ट लिखने हैं यार, अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है, कोट लिखनी है, ठीक है, करंट की एग्जाम्पल देनी है, तो कैसे लिख पाओगे, है ना। एंड एक बात और याद रखो, लाइक कोई करंट में लाइक कोई टर्म आ गई, फॉर एग्जाम्पल इकोफिन आ गई, ठीक है, कि इकोफिन क्या होता है। अब इसको आपने ऐसा जाने नहीं देना, इसको आप एक शॉर्ट नोट बना के रख लो, कहीं डायरी लगा लो, छोटी मोटी हल्की सी डायरी होती है, उस पर लिखते जाओ कि इकोफिन क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दो 2-3 लाइन में, आपकी बात बन जाएगी। और हर हफ्ते उसको याद करते रहो, बस होगी रिवीजन आपकी। बहुत सिंपल है अगर आप स्ट्रेटेजी से चलते हो, ठीक है। एंड आपने पीवाई की जरूर करने हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि 20-30 साल के पुराने पीवाई की कर लो, लेकिन अभी उसका ज्यादा फायदा है नहीं। अगर आप 5 साल 10 साल के पहले पीवाई क्यू करके जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पैटर्न 2023 के बाद चेंज होना शुरू हुआ है। 23, 24, 25, 23 में थोड़ा हार्ड था, 23 में जो 24 में थोड़ा उससे हल्का कम, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था, फिर 25 में थोड़ा हार्ड था, अभी 26 में तो बिल्कुल हार्ड था, ठीक है। तो उसका पैटर्न आप मेनली तो 23 के बाद ही आना शुरू हुआ है, चेंज होना, तो आप उसको भी अच्छे से करके आना है। लेकिन 5-10 साल के पीवाई को तो अपने करके जाना है फिर भी, क्योंकि आप उस पैटर्न को समझ पाओगे यूपीएससी में। क्योंकि एमसीक्यू जो बनाती है ना अलग अलग संस्थाएं, वो उसको यूपीएससी के अकॉर्डिंग इतना बना नहीं पाती, तो अपनी पीवाई के ऊपर मैंने फोकस करना है। बाकी जब आपका प्री नजदीक आ गया तो आपने एमसीक्यू करने हैं, ताकि प्रैक्टिस हो सके आपकी, क्योंकि अपने दिमाग चलाना है, वहां पे जर लग जाती है, हमारे दिमाग को काम नहीं करता, तो वो चीज आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, मैंने बता दिया था, ठीक है। जो भी आपका इंटरेस्ट है या फिर मटेरियल अवेलेबल है, ऐसा चूज करना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और ही लेके बैठ गया, उसका मटेरियल नहीं है बाजार में, ठीक है। एंड आपने उसका अच्छे से देखना है कि कौन सा टॉपर है ना, उसमें मार्क्स लेके आ रहा है, कितने मार्क्स लेके आ रहा है ना, क्यों लिए उसने, थोड़ा एनालिस कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टॉपर को छोड़ो, आप अपना देखोगे आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, आप किसको अच्छा कर पाओगे, ठीक है। टाइम टेबल बना लो कि भाई इतनी रिवीजन करनी है मुझे दिन में, इतना वो करना है, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी भी दिक्कत दूर कर सकता हूँ, ठीक है, अगर हो पाएगी। ओके, तो ये हमारा सारा यूपीएससी की जर्नी के बारे में था, ठीक है। बाकी यार डेली आंसर राइटिंग जरूर करनी है। एंड सेकंड फैक्टर रिवीजन, मैं 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस करने को कह रहा हूँ। मेनली रिवीजन जरूर करनी है, प्री में जो भी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट बनाओ, और साथ में आंसर राइटिंग जरूर करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। बाकी डायग्राम्स वगैरह बनानी है आंसर राइटिंग में। अच्छा, क्या करना नहीं है, करना तो और कोई बता देता है, क्या नहीं करना। आपको ज्यादा बुक्स नहीं खरीद लेनी कि मैं तो वो भी पढ़ लूंगा ये भी पढ़ लूंगा, सिर्फ एक मटेरियल के ऊपर फोकस करना है, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जैसे आप कोई शादी की मूवी देख लेते हो, उस मूवी को बार बार देखते हो, तो उसमें से आपको नई नई चीजें मिलती रहती है मूवी में से, कि भाई वो बंदा यार देख क्या कर रहा है, हंस रहा है वो, है ना, हमने तो देखे नहीं था पिछली बार। तो एक मूवी को बार बार देखते हो तो चीजें याद होने लग जाती हैं। तो ऐसे आपने करना है, बार बार बुक्स को, वही एक ही बुक्स को बार बार देखना है, तो अच्छा चलेगा आपका काम, ठीक है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, रिवीजन को स्किप नहीं करना। बाकी नोट्स बना सकते हो आप, पीवाई को कोई इग्नोर नहीं करना, सीसेट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कभी उस टीचर से पढ़ लिया, कभी उस टीचर से पढ़ लिया, ठीक है। टीचर कम रखो लेकिन अच्छे रखो, ओके, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो। बस ये था हमारा आज के बारे में, आपका सारा डन हो चुका है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी बेस्ट यूपीएससी जर्नी रहे, अच्छे से करना, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे काम है वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा हल्का किस्मत का फैक्टर भी आ जाता है बीच में, ठीक है, लेकिन आपका हार्ड लक जरूर आपकी मेहनत के ऊपर काम करेगा एंड जीतोगे आप। सो चलते हैं दोस्तों।